आप सभी का EMIRS म्यूजिक एकेडमी में स्वागत है। इस चैनल पर आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी होगी। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही कलात्मक, संगीतमय और कह सकते हैं कि रहस्यमय दुनिया की गहराइयों में उतरने वाले हैं। आज का हमारा विषय है भारतीय शास्त्रीय संगीत, उसका सौंदर्य और उसके अलंकार। इनमें कर्ण, खटका, मुर्की, गमक, मींड और आविर्भाव, तिरोभाव जैसे गूढ़ विषयों को आकृतियों और चित्रों के माध्यम से समझाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत अनूठा है, क्योंकि संगीत तो कानों का विषय है ना। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमारा काम यही है कि हम इन चित्रों और रेखाओं को डिकोड करें और समझें कि ये ध्वनियों की दुनिया में कैसे काम करते हैं। जी, आज के इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, या कहें कि हमारा जो मिशन है, वो ये समझना है कि कैसे कुछ विशिष्ट तकनीकें, जिन्हें हम संगीत की भाषा में अलंकार कहते हैं, महज कुछ भौतिक ध्वनियों को एक सजीव और आत्मा को छू लेने वाले संगीत में बदल देती हैं। मतलब सिर्फ सुर सही लगा लेना ही काफी नहीं है। एकदम नहीं। क्या चीज है जो एक आम आवाज को एक ऐसे राग में बदल देती है जो सीधे सुनने वालों के दिल में उतर जाए। केवल गणितीय आवृत्तियों, मेरा मतलब है फ्रीक्वेंसीज, का सही होना ही काफी नहीं है। उसके भीतर एक प्राण फूंकना पड़ता है, और वही प्राण ये अलंकार होते हैं। चलिए इसी बात से शुरुआत करते हैं। आज के नोट्स में सबसे पहली और बहुत ही दिलचस्प तुलना दी गई है। हाँ, वो सपाट रेखा वाली। हाँ, एक तरफ एक बिल्कुल सीधी सपाट रेखा है और दूसरी तरफ एक बहुत ही सुंदर, घुमावदार, कलात्मक डिजाइन वाली रेखा है। सीधी रेखा को सपाट स्वर कहा गया है और उसे निर्जीव यानी लाइफलेस बताया गया है, जबकि उस घुमावदार डिजाइन को अलंकृत स्वर कहा गया है, जिसे सजीव माना गया है। ये चित्र बहुत कुछ कह देता है। तो मेरा एक बुनियादी सवाल है, अगर एक गायक बिल्कुल सही और सटीक सुर लगा रहा है, एकदम परफेक्ट, लेकिन वो सपाट है, तो उसे निर्जीव क्यों कहा जा रहा है? देखिए, अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के मूल दर्शन को समझाता है। एक सपाट स्वर वो है जिसे बिना किसी उतार चढ़ाव या बिना किसी सजावट के बिल्कुल सीधा गाया या बजाया जाए, जैसे कीबोर्ड का कोई बटन दबाना। बिल्कुल सटीक उदाहरण। कल्पना कीजिए कि एक हारमोनियम या सिंथेसाइजर का बटन दबाया गया है। ध्वनि बिल्कुल सटीक निकलेगी, सुर एकदम पक्का होगा, लेकिन वो पूरी तरह से यांत्रिक होगी, मैकेनिकल। ये सुनने में बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मशीन या रोबोट एक ही टोन में बात कर रहा हो। समझ रही हूँ। इसके विपरीत मानव कंठ या सितार जैसे जो वाद्य यंत्र हैं, उनकी खूबी ये है कि वो सिर्फ दो स्वरों को नहीं, बल्कि उनके बीच की जो खाली जगह है उसे भी गाया बजा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अलंकार संगीत में केवल कोई ऊपरी सजावट नहीं है। हाँ, ऊपरी सजावट या कोई मेकअप नहीं है, बल्कि ये राग की असली पहचान है। एकदम सही। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि बिना इन अलंकारों के संगीत एकदम सपाट और उबाऊ लगता है। यहाँ नोट्स में एक बहुत ही सुंदर शब्द आता है, रंजकता, जिसका अर्थ है आकर्षण या चार्म। रंजकता, क्या बात है। अलंकार ही वो जादू है जो स्वरों में भावनात्मक गहराई और ये रंजकता पैदा करके उन्हें सच में सजीव बनाता है। नोट्स में सबसे पहले कर्ण स्वर की चर्चा की गई है, जिसे अंग्रेजी में द टच नोट कहा गया है। हाँ, द टच नोट। इसे समझाने के लिए एक बड़े गोले के साथ एक छोटे से बिंदु का चित्र है। ये चित्र देखते ही समझ आता है कि भारतीय संगीत में स्वर कभी भी स्थिर या स्टैटिक नहीं होते। वे हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यही भारतीय संगीत की सबसे बड़ी खासियत है, और कर्ण स्वर इसी का सबसे अच्छा उदाहरण है। स्वरों का ये जुड़ाव ही उन्हें अर्थ देता है। तो ये काम कैसे करता है? कर्ण स्वर को स्पर्श स्वर भी कहा जाता है और इसे राग का प्राण माना जाता है। इसकी तकनीक बहुत ही सूक्ष्म है। किसी मुख्य स्वर को गाते या बजाते समय उसके आगे या पीछे के स्वर को सिर्फ हल्का सा छूना ही कर्ण कहलाता है। मतलब वो जो चित्र में बड़ा गोला है वो मुख्य स्वर है, और जो छोटा बिंदु है वो स्वर है जिसे बस एक क्षण के लिए स्पर्श किया गया है। इसके बाद जो अगला अलंकार है वो भी बहुत दिलचस्प है, मींद या द ग्लाइड। इसे एक उल्टे यू आकार के कर्व या एक अटूट चाप की तरह दिखाया गया है। मींद भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मैं कहूँगा बहुत कठिन तकनीक है। इसकी परिभाषा है एक अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक घसीटते हुए जाना। यहाँ अटूट शब्द बहुत जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है अटूट।
कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही मोटे रबर बैंड को खींचा जा रहा है। तनाव धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बीच में कहीं कोई टूट या दरार नहीं आती। नोट्स में मींड को समझाने के लिए सायरन का भी जिक्र किया गया है। हाँ, जैसे एम्बुलेंस या पुलिस का सायरन एक सतत ध्वनि में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाता है। मींड बिल्कुल वैसा ही है, बस वो संगीतमय होता है। और ये भी बताया गया है कि दरबारी काढ़ा जैसे बहुत ही गंभीर रागों के लिए तो ये अनिवार्य है। ऐसा क्यों है कि गंभीर रागों में मींड का होना इतना जरूरी है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मींड मानव कंठ की करुण पुकार या एक गहरी आह की नकल करता है। गहरी आह। हाँ, जब इंसान बहुत गहरे दुख में या किसी गहरी सोच में होता है तो उसकी आवाज टूट टूट कर नहीं निकलती, बल्कि एक लंबी खिंचती हुई ध्वनि में निकलती है। इसी गंभीरता से जुड़ा एक और सूक्ष्म अलंकार है आंदोलन, जिसे द जेंटल स्विंग कहा गया है। जी, आंदोलन। इसे एक लहरदार धीमी गति से ऊपर नीचे होती हुई आकृति के रूप में दिखाया गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई पेंडुलम बहुत ही आराम से झूल रहा हो। यह किसी विशेष स्वर पर एक धीमा और गूंजदार झूला है। सम्मोहन आ जाता है, एक हिप्नोटिज्म जैसा प्रभाव। ये आगे आने वाले गमक से बहुत धीमा और अधिक कोमल होता है। जिस स्वर पर ये झूले जैसी हरकत की जाती है उसे आंदोलित स्वर कहते हैं, है ना? जी। उदाहरण के लिए राग दरबारी का ही जिक्र आता है, जहां ग यानी गांधार और ध यानी धैवत स्वरों पर जो हरकत होती है वो आंदोलन ही है। वो इतना धीमा और गूंजदार होता है कि सुनने वाले के मन में एक गहरा, शांत प्रभाव छोड़ता है। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और शक्ति, गति और जटिलता वाले अलंकारों की दुनिया में चलते हैं। चलिए। यहाँ सबसे पहले बात आती है गमक की, जिसे दी ऑसिलेशन कहा गया है। नोट्स में गमक का चित्र एक हार्टबीट मॉनिटर की तरह है, एकदम भारी कंपन वाली नुकीली जिगजैग आकृति। वो नुकीली जिगजैग आकृति गमक की प्रकृति को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाती है। गमक स्वरों का एक बहुत ही गंभीरतापूर्वक और भारी कंपन है। इसे केवल गले से नहीं किया जा सकता। तो इसे कैसे करते हैं? इसे हृदय और डायफ्राम से जोर लगाकर पूरी शारीरिक शक्ति के साथ गाया जाता है। इसमें सांसों का बहुत गहरा नियंत्रण चाहिए होता है। जब कोई कुशल कलाकार गमक लेता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा कमरा गूंज उठाओ। डायफ्राम से जोर लगाना, ये बताता है कि इसमें कितनी ऊर्जा लगती है। ये भी उल्लेख है कि ध्रुपद गायकी में गमक का सबसे अधिक प्रयोग होता है। हाँ, ध्रुपद, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन और गंभीर शैलियों में से एक है, उसमें ये गमक ही संगीत के भीतर एक राजसी भारीपन या गंभीरता लेकर आती है। सही कहा। अब अगर हम गमक के इस भारीपन से आगे बढ़े तो चर्चा गति या स्पीड वाले अलंकारों की ओर ले जाती है। यहाँ तुलना करने के लिए दो बहुत ही रोचक अलंकार हैं, खटका और मुर्की। ये दोनों बहुत ही चंचल अलंकार हैं। यहाँ मेरा एक सवाल है। नोट्स में खटका का चित्र ऐसा है जैसे किसी एक मूल बिंदु के चारों ओर कई छल्ले एक साथ घूम रहे हों, और बताया गया है कि खटके में 4 या अधिक स्वरों का एक द्रुत या बहुत तेज समूह होता है जो एक गोलाई बनाता है। जी। और दूसरी ओर मुर्की केवल 3 स्वरों का एक छोटा सा तेज अर्धवृत्त है। लेकिन सच बताइए, एक आम श्रोता के लिए जो सिर्फ संगीत का आनंद ले रहा है, क्या सच में इतनी तेज गति में 4 स्वरों वाले खटके और 3 स्वरों वाली मुर्की के बीच का अंतर कान से पकड़ना संभव है, या ये सिर्फ एक किताबी बात है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और सच कहूं तो इतनी तेज गति में नोट्स को गिनना मुश्किल है, लेकिन उनके प्रभाव या उनके टेक्सचर को महसूस करना बहुत आसान है। टेक्सचर? वो कैसे? देखिए, खटके में चूंकि 4 या अधिक स्वर होते हैं, इसलिए इस तेज गोलाई वाले चक्कर के कारण आवाज में एक हल्का सा झटका महसूस होता है। अच्छा, एक जर्क जैसा। बिल्कुल, वह झटका ही खटके की पहचान है। उसमें एक छोटा सा वजन होता है। और मुर्की में? मुर्की खटके की तुलना में बहुत अधिक हल्की और तेज होती है, क्योंकि इसमें केवल 3 स्वर हैं। यह एक झटके के बजाय हवा में एक तेज घुमाव की तरह महसूस होती है, जैसे कोई छोटी सी चिड़िया अचानक हवा में दिशा बदल ले। क्या बात है, बहुत ही सुंदर उपमा है। हाँ, एकदम वैसे ही। और चूंकि ये हल्की और चंचल होती है, इसलिए ये ठुमरी और टप्पा जैसी उपशास्त्रीय, रोमांटिक या हल्की फुल्की शैलियों में बहुत आम है, जहां चंचलता दिखानी होती है। तो ये बात है टेक्सचर और वजन की। अब आते हैं उस आकृति पर जो देखने में सबसे ज्यादा उलझी भी लग रही है, जमजमा, जिसे द कॉम्प्लेक्स चेन कहा गया है। इसका चित्र ऐसा लग रहा है जैसे कई सारी जंजीरें आपस में बुरी तरह से उलझ गई हों।
और यही उलझन जमजमा की असली खूबसूरती है। जमजमा असल में खटकों की ही एक जटिल श्रृंखला है। मतलब बहुत सारे खटके एक साथ। जी, जब कई खटके एक के बाद एक लगातार बिना रुके लिए जाते हैं तो वो स्वरों को बहुत ही पेचदार या इंट्रिकेट बना देता है। इस पेचदार हरकत का असर क्या होता है? क्योंकि नोट्स बताते हैं कि यह आवाज में एक प्रकार की गरज या खुरदुरापन पैदा करता है। बिल्कुल। यह एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ हमारे पास मीण है जो एकदम स्मूथ, चिकना और सायरन की तरह था, और दूसरी तरफ जमजमा है जो एकदम खुरदुरा और गरजने वाला है। हाँ, और ये तप्पा गायकी का मुख्य अंग है, जहां आवाज को इस तरह से घुमाया जाता है कि वो एक दानेदार प्रभाव पैदा करे। हम बात कर रहे हैं आविर्भाव और तिरोभाव की। इसका जो विजुअल है स्रोत में, वो किसी फिल्म के दृश्य जैसा लगता है। धुएं या काले बादलों के बीच से निकलती हुई एक स्पष्ट लकीर। हाँ, वो चित्र बहुत कुछ कह जाता है। ये सिर्फ संगीत का नियम नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान का खेल लगता है। ये पूरी तरह से मनोविज्ञान ही है। देखिए, होता क्या है कि जब कोई कलाकार एक ही राग को बहुत देर तक, मान लीजिए 1 घंटे तक गाता या बजाता है, तो मानव मस्तिष्क एक ही पैटर्न को सुनते सुनते एक रास्ता महसूस कर सकता है। मोनोटोनी आ सकती है। बोरियत होने लगती है। बिल्कुल। इस बोरियत या एक रास्ता से बचने और सुनने वालों का ध्यान पूरी तरह से बांधे रखने के लिए कलाकार ये लुका छिपी का खेल खेलते हैं। नोट्स में सबसे पहले तिरोभाव की बात है। तिरोभाव का सीधा सा अर्थ है राग को छिपाना। इसमें कलाकार मूल राग के स्वरूप को अस्थायी रूप से श्रोताओं के कानों से ओझल कर देता है। और इसे छिपाने की तरकीब बहुत ही चालाकी भरी होती है। नोट्स के अनुसार कलाकार किसी समप्रकृति राग की छाया दिखाते हैं। जी, समप्रकृति राग वो होते हैं जिनके स्वर लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका चलन या मिजाज अलग होता है। या फिर कलाकार मूल राग के सख्त नियमों में थोड़ी सी ढील ले आते हैं। इससे सुनने वाले के दिमाग में अचानक एक उलझन पैदा होती होगी। बिल्कुल, श्रोताओं को लगता है, अरे ये क्या हुआ, ये तो कुछ और ही राग सुनाई देने लगा, क्या मैं रास्ता भटक गया? लेकिन यहाँ नोट्स में एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी है। ये भटकाव बहुत ही कम समय के लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि राग को छिपाने के चक्कर में मूल राग की पहचान को ही हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाए। हाँ, ये सिर्फ एक झलक होनी चाहिए। तुरंत बाद जो जादुई चीज आती है वो है आविर्भाव, जिसका अर्थ है पुनः प्रकट होना। यानी तिरोभाव के बाद कुशलतापूर्वक मूल राग में वापस लौटना ही आविर्भाव है। इसका विजुअल बहुत सटीक है। काले बादलों या धुएं के छंटने के बाद एक चमकता हुआ सूर्य। इस सूर्य वाले उदाहरण में मनोविज्ञान छिपा है। मैं समझाता हूं। जब कलाकार तिरोभाव करके श्रोताओं को थोड़ा भटकाता है तो मस्तिष्क में एक तनाव पैदा होता है, और फिर जब वो अचानक से मूल राग की जानी पहचानी और सुरक्षित दुनिया में आविर्भाव के रूप में वापस आता है तो मस्तिष्क को तुरंत एक गहरा सुकून मिलता है। डोपामीन रिलीज होता है। एकदम सही। एक पहचान और एक गहरी राहत का सुख मिलता है, जैसे घने जंगल में भटकने के बाद अचानक अपना घर नजर आ जाए। बिना इस घर वापसी के, यानी बिना आविर्भाव के, वो तिरोभाव का भटकाव बस एक भूल है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए नोट्स में एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। राग भूपाली वाला। हाँ, मान लीजिए कोई कलाकार मूल राग भूपाली प्रस्तुत कर रहा है। सब कुछ बहुत सुंदर और भूपाली के नियमों के अनुसार चल रहा है। सा, रे, धा। कलाकार एक ठहराव लेता है और फिर आगे बढ़ता है। श्रोता उस शांत माहौल में डूबे हुए हैं। और फिर अचानक बिना कोई चेतावनी दिए कलाकार तिरोभाव का प्रयोग करता है। हाँ, वो राग भूपाली के उस शांत प्रवाह के बीच में राग देशकार के स्वर और उसका विशिष्ट चलन लगा देता है, जो कि भूपाली का ही एक समप्रकृति राग है। बिल्कुल। अब यहाँ नोट्स में स्वर दिए हैं ध, ग, प, फिर थोड़ा ठहराव, फिर सा, रे, ग, प, ग, ठहराव, प। ये स्वर एक अलग ही अंदाज में गूंजते हैं। जो श्रोता इतने ध्यान से भूपाली के सुरूर में थे, वे अचानक चौंक जाते हैं कि ये देशकार का रंग कहाँ से आ गया। और ये चौंकना ही वो तनाव है जिसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि श्रोता पूरी तरह से भटके या परेशान हो, कलाकार वापस आविर्भाव का ब्रह्मास्त्र चलाता है। मतलब वो बड़ी ही कुशलता और सहजता से वापस लौटता है। प ग रे रे ग ग प ग ध, और वापस भूपाली के सुरक्षित और परिचित आगोश में लौट आता है। और फिर पूरे हॉल में श्रोताओं के चेहरों पर वो राहत और खुशी की मुस्कान फैल जाती है। ये लुका छुपी वाकई एक जादुई अनुभव है। बहुत ही खूबसूरत।
तो अब इस पूरी विस्तृत चर्चा और इन सभी तकनीकों को समेटते हुए हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। निष्कर्ष निकालते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा सामने आती है, ग्वालियर घराने की अष्टांग गायकी का पहिया। हाँ, ये पहिया नोट्स के अंत में दिया गया है। इस पहिए में 8 तिलियां दिखाई गई हैं: आलाप, बुलतान, गमक, मींड, खटका, मुर्की, कण और जमजमा। ये पहिया अपने आप में एक पूरा दर्शन है। ये दर्शाता है कि कोई एक अलंकार या तकनीक अपने आप में सब कुछ नहीं है। ये सभी 8 अंग जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे का पूरक बनते हैं, तभी गायकी पूर्ण होती है। ग्वालियर घराने में इन सभी अलंकारों के संतुलित उपयोग का यह विशेष महत्व है। और अंत में सबसे गहरी बात यही है कि ये महज गाने के तरीके नहीं हैं। ये वो उपकरण हैं जो भौतिक ध्वनि को एक भावनात्मक संगीत में बदलते हैं। यही भारतीय शास्त्रीय संगीत की विश्व को सबसे बड़ी देन है ना? ये सिर्फ सही आवृत्तियों का गणित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उन स्वरों को सजाने, संवारने और उनके साथ खेलने की एक अत्यंत विकसित कला है। ये उस निर्जीव सपाट रेखा को एक धड़कते हुए सजीव चित्र में बदलने की कीमिया है, एक एल्केमी है। सच कहूं तो आज की इस चर्चा ने संगीत को सुनने का नजरिया ही बदल कर रख दिया है। मेरा भी यही मानना है। तो जो कोई भी आज ये विस्तृत चर्चा सुन रहा है, उनके लिए यहाँ एक अंतिम और उत्तेजक विचार छोड़ते हैं। जरूर। अगली बार जब भी आप कोई संगीत सुने, चाहे वो हमारा सदियों पुराना पारंपरिक शास्त्रीय संगीत हो या आज का कोई आधुनिक गाना या फिर दुनिया की कोई भी धुन, तो बस कुछ पलों के लिए आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित कीजिएगा। क्या उन निर्जीव सपाट स्वरों और सजीव अलंकृत स्वरों के बीच का अंतर महसूस किया जा सकता है? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो सूक्ष्म कण, वो खिंचती हुई मींड या वो चंचल मुर्की कहीं बैकग्राउंड में सुनाई दे रही है? इस बात पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए कि क्या संगीत में भावनाओं का असली रहस्य उन लिखे हुए नोट्स में है या फिर उन नोट्स के बीच छुपे हुए घुमाव, घसीट, झटके और उस लुका छिपी के मनोवैज्ञानिक खेल में छिपा है। ये एक ऐसा सवाल है जो संगीत के हर प्रेमी को एक नई यात्रा पर ले जा सकता है। बिल्कुल। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।